हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइज, आज का जो करंट अफेयर्स है वो कल यानी संडे और मंडे 2 दिन का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और सभी जो है हमसे जुड़ जाइए और करंट अफेयर के सेशन को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज क्या है हमारी? तो ये न्यूज है हमारी ये राष्ट्रीय बास्केटबॉल की जो चैंपियनशिप होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हाल में क्या है कि आपकी 74th यानी 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें तमिलनाडु और रेलवे, एक्चुअली तमिलनाडु जो स्टेट है उसकी टीम है, रेलवे की इसमें टीम है, पंजाब की इसमें टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, इन्होंने रेलवे ने रविवार को भावनगर के सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में अपने खिताब को आसानी से बचाव किया। तो ये न्यूज जो है आपकी राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप से है, ये 74वीं चैंपियनशिप है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि इसमें अगर हम बात करें तमिलनाडु स्टेट की, तो तमिलनाडु स्टेट की जो आपकी पुरुष टीम है उसने अपने हाफ टाइम में 48-26 से बढ़त बनाकर पंजाब को 85 और 56 से हराया। यानी इसमें ध्यान रहे कि पंजाब की जो पंजाब की जो पुरुष टीम है और उसको हराया है तमिलनाडु की पुरुष टीम ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे ने महिलाओं के फाइनल में केरल को 86-53 से हराया। यानी महिलाओं की जो टीम है उसमें रेलवे की टीम ने, ठीक है, इंडियन रेलवे की अपनी टीम होती है, ठीक है, तो इंडियन रेलवे की टीम ने जो है आपकी केरल की टीम को जो है हराया है महिला वर्ग में। वहीं अगर हम बात करें, जबकि मध्यांतर तक वह 46-36 से आगे थी। इसमें अब हम बात करते हैं प्राइजेस की कि इनको प्राइज क्या क्या मिले। तो जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है, ठीक है, उनको पुरस्कार के रूप में एक मारुति की जो वैगनआर कार होती है वो दी गई है। ठीक है, जो मूल्यवान खिलाड़ी होते हैं सबसे, उसमें अगर हम बात करें तमिलनाडु के प्रणव प्रिंस और रेलवे के जो है आपके धर्षिनी थ्रीनावाक्कुरासु को जो है ये प्राइज दिया गया एक वैगनआर कार। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चैंपियन टीमों में 5-5 लाख रुपए तथा उपविजेता को 3-3 लाख रुपए, यानी जो टीमें महिला में जो है चैंपियन रही है और पुरुष वर्ग में चैंपियन रही है, दोनों को 5-5 रुपए की जो है धनराशि दी गई है प्राइज के रूप में। वहीं जो उपविजेता रहे हैं उनको 3-3 लाख रुपए दोनों वर्ग में जो है दोनों को दिए गए हैं। तो ये आपकी न्यूज है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये आपकी जो है अंडर 19 की जो है एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, फीमेल क्रिकेट प्लेयर जिनका नाम है इरा सिंघल। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 19 में 346 रन बनाए हैं, यानी लगभग कहें कि जो है इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। अगर इनके खिताब की बात करें तो आज तक के जो आपका क्रिकेट का जो हिस्ट्री है उसमें अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर बात करें, इन्होंने सबसे ज्यादा अभी तक अंडर 19 में रन बनाए हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो लिजेल ली का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक अंडर 19 महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इन्होंने 2010 में जो है ये कारनामा अपने नाम किया था। यहां इन्होंने 427 रन बनाए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। तो 14 वर्षीय आपकी जो इरा जाधव है, इन्होंने अंडर 19 में 13 शतक लगाकर एक इतिहास रचा है। तो ये ध्यान रहे, अंडर 19 में सर्वाधिक, अब तक के सर्वाधिक रन बनाने वाली वनडे क्रिकेट में एक महिला है जिनका नाम है इरा जाधव। इन्होंने 346 रन बनाए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर के अल्मा मैटर शारदा श्रम विद्या मंदिर की ये छात्रा रही हैं। सचिन तेंदुलकर का एक इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को क्रिकेट सिखाता है, जिसका नाम है अल्मा मैटर शारदा श्रम विद्या मंदिर। इसकी ये छात्रा रही है। इन्होंने 157 गेंदों में 42 जो है आपके चौके और 16 छक्के जो है की रन से मदद बनाए। इन्होंने 42 जो है आपके फोर्थ और जो है 16 जो है इन्होंने सिक्सर लगाए हैं इरा जाधव ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज बन सकती है आपकी। 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं इरा जाधव, ठीक है, और अब तक का सर्वाधिक स्कोर इनके नाम है। चलिए, ये आपकी दूसरी न्यूज थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं आपकी। यहाँ पे ये जो न्यूज है, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने युवा शक्ति के बारे में बोला है। ठीक है, तो ये युवा दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है अवसर पर जो है एक यहाँ पे देखा जाए तो ये आयोजित किया गया था आपका
एक संवाद आयोजित किया गया। इन्होंने कहा कि युवा शक्ति भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, क्योंकि हमारा सपना है कि हम 2047 तक एक हमने जो है संकल्प लिया है, हम एक जो है विकसित राष्ट्र होंगे। ठीक है, विकसित राष्ट्र अगर हमें 2047 में होना है तो हमें अभी से पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम 2047 में जाकर नहीं सोच सकते कि हमें विकसित राष्ट्र कैसे बनना है, उसकी सारी प्रिपरेशन जो है हमें अभी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसमें जो है युवा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है, युवा शक्ति ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। और इसमें अगर हम बात करें, उन्होंने युवा पीढ़ी की इसको सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने, जोखिम उठाने की सलाह दी है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों की सूची भी दी है। तो इन्होंने कहा है कि युवाओं को जो है अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा जो है उनको जो है रिस्की भी होना चाहिए। एक्चुअली भारत में क्या है कि भारत में जो है अगर हम सर्वे करें तो ज्यादा से ज्यादा जो युवा होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो इनका मानना है कि अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक रिस्की जोन में एंट्री करनी होगी, इनका ये मानना है। और उन्होंने इसकी जो है एक सूची भी उनको दी है। विकसित भारत युवा नेता संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए दैनिक लक्ष्य निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने ये सारी जो बातें हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उस संवाद में जो युवा नेता संवाद है उसमें उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि युवा प्रगति को गति देंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें समय सीमा के भीतर हासिल करना असंभव नहीं है और देश इसी मानसिकता के साथ काम कर रहा है। इनका मानना है अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपना दैनिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और उन्हें हासिल भी करना होगा। तो आज की न्यूज जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद है युवाओं के साथ उसके ऊपर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट ये हमारा जो है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनसे रिलेटेड है। तो इनको क्या है कि इनको एक जो है इन्विटेशन मिला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो शपथ ग्रहण समारोह उनका होने वाला है। इसमें उनको जो है राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। तो ये 20 जनवरी को वाशिंगटन जाएंगे और भारत की तरफ से जो है भारत का जो है वहां पे प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो जयशंकर 20 जनवरी को वाशिंगटन में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये आपका जो है क्वेश्चन भी बन सकता है आगे चलकर न्यूज में, करंट अफेयर्स में, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो ट्रंप ने वैसे तो सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को सभी को न्योता दिया है, लेकिन भारत से जो न्योता गया है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का गया है। श्री जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, वो गए थे अभी 24 से जो है 29 दिसंबर के बीच वो अमेरिका रहे। वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो बाइडेन प्रशासन था आपका, जो बाइडेन जो गवर्नमेंट थी, उनके अधिकारियों और कांग्रेस के सदस्यों से बात की। साथ ही यहाँ पे एक और बात बताएं, यहाँ पे जो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं जो बाइडेन गवर्नमेंट के, माइकल वॉल्ट्ज, इनसे इन्होंने मुलाकात की है। ये आपके जो है माइकल वॉल्ट है और इनको आने वाली जो सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उसमें इनको जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नियुक्त किया है ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट में। तो पहली गवर्नमेंट में ये अधिकारी थे, अभी ये जो है एनएसए होंगे इस सरकार में। ठीक है, तो इनको अपना राष्ट्रीय सलाहकार चुना। ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होगा कि भारत अमेरिका के जो संबंध है उनमें जो है मजबूती मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि लंकन वाटर टेरिटरी के अंदर जो आपके 8 मछुआरे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बात यह है कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसको इन 8 मछुआरों ने क्या था, पार कर लिया था। फिर लंकन वाटर टेरिटरी के अंदर जो आपके श्रीलंका के जो शीर्ष अधिकारी हैं, श्रीलंका की जो
नेवी है उन्होंने इनको, सॉरी श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड सैनिक है उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो रामनाथपुरम जिले के रामेश्वर और थंगाचिमादम के 8 मछुआरों को रविवार जो है नदेनुथीव द्वीप पर अवैध शिकार के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रकाश में क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि इनके परिवारजनों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि आप जो है उनको छुड़ाएं। उन्होंने जो अरेस्ट की है उनको इसलिए अरेस्ट किया है, उनके ऊपर जो है तस्करी के आरोप हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी बातों को जो है ज्यादा कंसीडर नहीं किया, इसलिए जो है ये न्यूज में है। तो मत्स्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार शनिवार को 169 मशीनी नावों को रामेश्वरम जेटी समुद्र से जाने के लिए टोकन जारी किए गए थे। मछुआरों को रविवार को शाम को लौटना था, वो लौट नहीं पाए। उसके बाद जो है श्रीलंकाई नौसेना ने की जो निगरानी टीम है उसने क्या किया कि 8 मछुआरों को वहां पे अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अधिकारियों की माने तो जो नौसैनिक बंदरगाह है उन पर सभी मछुआरों को ले जाया गया है और उनके ट्रोलर भी वहां पे जब्त कर लिए गए हैं। ये एक न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं हम। ये आपकी एक यात्रा है, ये तिरुभरणम यात्रा इसको बोला जाता है। अब ये यात्रा जो है क्या एक्चुअली, ये जो है यात्रा पंडालम से शुरू होगी और सबरीमाला जो है वहां तक ये यात्रा जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें होता दरअसल ये है कि जो तिरुभरणम ये शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि जो सबरीमाला में पीठासीन देवता हैं उनके पवित्र आभूषण होते हैं, वो आभूषण जो है वो अपने सर पे रख के इस यात्रा में चलाए जाते हैं। एक यात्रा में सभी जो है श्रद्धालु जाते हैं, उसको ये पंडालम से लेकर जो है फिर ये सबरीमाला में तक पहुंचाते हैं। तो ये एक त्योहार टाइप इसको आप समझ सकते हैं, ये एक यात्रा है और इसमें जो है लगभग 26 सदस्यों की टीम इसको ले जाएगी। त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के अधिकारियों और पुलिस की एक टीम जुलूस के साथ चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक यात्रा है, तिरुभरणम यात्रा इसको बोला जाता है। और इसमें मैंने बताया है कि सबरीमाला के जो पवित्र देवता हैं, जो गर्भगृह में पवित्र देवता हैं, उनके ऊपर जो आभूषण है, उन आभूषणों को जो है यात्रा में ले जाया जाता है, उनको बक्सों में भर के ले जाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की बात करेंगे। देखिए क्या है कि राजस्थान का जो श्रीगंगानगर वाला इलाका है उससे लगता है फिर आपका जो पंजाब है, और पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो जो नशाखोरी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में जो नशा मुक्ति है, नशा मुक्ति के खिलाफ सभी जो युवा हैं, और चाहे वो कॉलेजेस के युवा हों, गांव के रहने वाले युवा हों, सभी युवाओं को जो है ई शपथ प्रोग्राम दिलाया जा रहा है, ताकि ई शपथ लेकर जो है वो नशे से हमेशा दूर रहने का एक जो है प्रण ले या एक प्रतिज्ञा ले। तो ये बातें इसमें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ एक शपथ, ई शपथ जो है ली जा रही है। राजस्थान के गंगानगर जिले में युवाओं को संगठित करके नशा मुक्ति अभियान इसमें चलाया जा रहा है। अब तक अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 1.25 लाख लोगों ने जो है मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ शपथ ली और दूसरों को भी प्रेरित किया। ठीक है, तो ये चलाया जा रहा है पूरा का पूरा जो है अभियान। इस अभियान को आपको ध्यान रखना है। तो ये ई शपथ जो अभियान है ये किसके अगेंस्ट है? ये नशा मुक्ति या नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ ये अभियान जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड है। देखिए रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है कभी बार बार जो है एक टाइप का देखा जाए तो एक वॉर टाइप इनके ऊपर थोपा हुआ है। और यहाँ पे के जो प्रेसिडेंट हैं आपके यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने नाटो से अपने वादे को पूरा करने और जल्द ही हवाई सुरक्षा भेजने का आग्रह किया है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, नाटो जो है आपका, ठीक है, सॉरी NATO, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है जो आपसी यानी जो आपकी आपसी जो सुरक्षा है उसका एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये जो नाटो है आपका, नाटो ने जो सपोर्ट किया हुआ है वो यूक्रेन को किया है। ठीक है, और यूक्रेन पर जो वॉर है वो रशिया की तरफ से की गई है। ठीक है, तो नाटो की ड्यूटी है कि नाटो क्या करे कि उनको जो है हथियारों की आपूर्ति करे। तो जेलेंस्की ने यहाँ पे कहा है कि नाटो अपने हथियारों की जल्द से जल्द जो है वो आपूर्ति करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को कहा कि उसने रूस द्वारा रात में छोड़े गए 94 ड्रोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन से जो युद्ध हो रहा है आज की, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों में इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो ड्रोन से हमले जो होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉर या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कहा जाता है। तो आजकल रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से 60 को इन्होंने मार गिराया और 34 ड्रोन इनमें से खो गए हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने ये बातें कही है, ये एक न्यूज है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, इंडियन एक्सप्रेस में जो है ये न्यूज आई है आपकी, और डॉलर में तेजी और कमजोर आय परिदृश्य के बीच एफपीआई ने जनवरी में अब तक 22,194 करोड़ रुपए निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो विदेशी निवेशकों ने कमजोर आय सीजन की उम्मीदों, अमेरिकी डॉलर में लगातार वृद्धि और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपतित्व के दौरान टैरिफ युद्ध की चिंताओं के कारण इस महीने भारतीय इक्विटी से 22,194 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। तो इक्विटी एक्चुअली एक जो है इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इक्विटी में से ज्यादा पैसा जो है अपना लोग निकाल रहे हैं। खाली इक्विटी में से ही नहीं, लोग जो है अगर म्यूचुअल फंड्स में भी जो है लोगों ने अगर पैसा लगाया है उसको भी जल्दी से जल्दी जो है लोग क्या कर रहे हैं, सभी को विड्रॉल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि 22,194 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, क्योंकि आने वाली जो सरकार है अमेरिका में वो ट्रंप की सरकार है, तो इसी दौरान जो है टैरिफ युद्ध भी होने वाला है, जिसकी चिंताओं के कारण जो है सभी ने ये निकाल लिए हैं। तो अगर हम डिपॉजिटरीज की अगर हम बात करें तो इसके आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में ही केवल 15,446 करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ था। भारतीय बाजारों से धन के इस पलायन को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि एक कमजोर व्यापारिक मौसम की आगे उम्मीद है। ठीक है, तो जैसे कि आगे जो व्यापारिक मौसम है वो कमजोर होने वाला है, इसलिए भी पैसा जो है निकाला जा रहा है। अगर हम वही एक रिपोर्ट मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में ब्याज दरों में कटौती की भी संभावना आगे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये न्यूज है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से, यानी भारत और बांग्लादेश के संबंधों से ये न्यूज है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि भारत का जो सुरक्षा बल है, जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं यानी सीमा सुरक्षा बल, तो इसका आरोप है कि वो उनके इलाके में बाड़ लगा रहा है। तो बाड़ लगाने को लेकर इन्होंने नाराजगी जताई है, और भारत के जो राजदूत हैं, जो भारत के राजदूत आपके बांग्लादेश में है, हाई कमिश्नर परिणय वर्मा यानी उच्चायुक्त परिणय वर्मा, इसको इन्होंने तलब किया है और सीमा सुरक्षा की इस गतिविधि पर अपनी गहरी चिंता इन्होंने व्यक्त की है। हालांकि जो परिणय वर्मा है, उन्होंने इन चिंता को दूर करते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो हमेशा कायम रहेंगे, और हम जो है आपको आश्वस्त करते हैं कि आप जो ये सीमा है, इन सीमाओं से बांग्लादेश की तरफ जो है किसी भी प्रकार की ड्रग तस्करी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन से मुलाकात के बाद भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि मैंने विदेश सचिव से मुलाकात कर अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की, और हमने आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो ये न्यूज भारत बांग्लादेश से है, और ये जो गतिविधि है ये इस समय आई है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े जो है वो तनाव मुक्त है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो अभी जिसमें भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी हुई है, वहां पे एक अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूसुफ की, ठीक है, जो देश को प्रशासित कर रही है। ठीक है, तो ये न्यूज वहां से है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे फिर वही न्यूज है। मैंने बताया था कि यूजीसी ड्राफ्ट का जो यूजीसी ड्राफ्ट 2025 यानी यूजीसी मसौदा नियम 2025 जो आया है, उसको लेकर अलग अलग स्टेट में जो है उसका विरोध हो रहा है। मैंने बताया था कि ये पहले मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में बताया था कि उन्होंने इसका जो है विरोध किया था, लेकिन अभी केरला के मुख्यमंत्री को भी जो है वहां के जो अपोजिशन के लीडर हैं कांग्रेस के, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, जो विपक्ष के नेता है वीडी सतीशन, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वो एक जो है केरल विधानसभा के अंदर इसके जो है विरुद्ध एक जो है प्रस्ताव लेकर आए।
ठीक है। तो कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री से यूजीसी नियमों के मसौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को कहा है। ठीक है, यहाँ पे पिनाराई विजयन जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2025 के मसौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का जो है आग्रह किया गया है। किसको? जो पिनाराई विजयन है आपके, जो केरला के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये अभी जो यूजीसी का जो रूल है, अब रूल क्या था मैं फिर से दोहरा देता हूं। यूजीसी ने रूल ये तय किया है कि इसमें राज्यपाल के पास जो है वो शक्तियां इन्होंने बढ़ा दी है, और इसमें जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनकी नियुक्ति जो है वो आपके गैर शैक्षिक क्षेत्र के लोगों से भी, यानी जो आपके नॉन एकेडमिक जो सेक्टर है उससे आते हैं, उनका भी किया जाता है। माने अगर कोई टॉप एमएनसी में अच्छी पोस्ट पर काम करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका नॉन एकेडमिक जो सेक्टर है उससे आता है, उसको वाइस चांसलर रिक्रूट करने का जो राइट है वो चला जाता है। इस पर स्टेट का मानना है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन पर स्टेट का पूरा अधिकार होता है। कहीं ना कहीं जो है ये अधिकार छीना जा रहा है, जिससे हो सकता है कि उनकी जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और उनमें होने वाली नियुक्तियों की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, तो ये माना जा रहा है। तो यहां से जो है इनके खिलाफ जो है ये पत्र लिखा गया है। चलिए, ये न्यूज फिर आपकी जो है दोबारा यूजीसी से आई है, और ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये रिलेटेड है पतंग महोत्सव से। तो पतंग महोत्सव जो है आपका जो पुराना अहमदाबाद है, ठीक है, पुराना अहमदाबाद में जो है ये पतंग महोत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पतंग महोत्सव के नजदीक आते ही पुराने अहमदाबाद में टेरेस टूरिज्म ने उड़ान भरी। अब ये पतंग महोत्सव है क्या? इस पतंग महोत्सव में क्या होता है कि पुराने अहमदाबाद के अंदर जो है सभी लोग घर की छतों पर जो है वो पतंग उड़ाने का कार्यक्रम करते हैं। पतंग जो है एक पतंगबाजी करते समय एक दूसरे की पतंग को काटने का इस टाइप का खेल खेला जाता है, और इसमें ये होता है कि जो छत होती हैं घरों की वो किराए पर भी लेकर जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पुराना अहमदाबाद, जिसे 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया था, कि अधिकांश निवासी शहर के दूसरे छोर पर साबरमती नदी के पार जा रहे हैं, जहाँ सीढ़ी नुमा स्थान दुर्लभ है, उन पर सौर पैनलों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ में एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दीवार वाले शहर के आसमान में होने वाली प्रतियोगिताओं और अधिक रोमांचक होती जा रही हैं। तो धीरे धीरे पतंग महोत्सव आ रहा है, तो पहले ही जो है ये सारी चीजें इनकी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर हम बात करें तो पुराना अहमदाबाद टेरेस पर्यटन को लेकर उतनी ही प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है जितनी 14 से 15 जनवरी को त्योहार के दौरान पतंग उड़ाने को लेकर होती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट ये आपका जो है मालदीव से रिलेटेड है। तो मालदीव की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह और मालदीव के जो प्रतिनिधि थे उनसे अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो है मालदीव के रिलेशन जो है, यानी मालदीव के साथ हमारे जो संबंध है वो नॉर्मल होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। वहीं उसी टाइम जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मालदीव का दौरा किया है। तो ये भी जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज है। तो चीनी विदेश मंत्री ने मालदीव का औचक दौरा किया, राष्ट्रपति से बातचीत की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वांग यी, ये अभी जो है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं आपके ओल मोहम्मद मुइज्जू, यानी मुइज्जू से इन्होंने जो है बातचीत की है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। भारत के लिए चिंता ये है कि कहीं ना कहीं जो है चीन क्या चाहता है, चीन जो है जो मालदीव है, मालदीव में अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मजबूत करना चाहते हैं। वहीं हम भी जो है मालदीव चूंकि हमारा पड़ोसी है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, हम भी जो है अपनी जो पहुंच है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर हम बात करें ये जो ये वांग यी है, जो चाइना की आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके शक्तिशाली राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं। ठीक है, आधिकारिक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को एक दौरे से लौटते समय माले में रुकने के दौरान उन्होंने मुइज्जू से मुलाकात की थी। अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष जनवरी में मुइज्जू के चीन दौरे के बाद यह किसी चीनी अधिकारी की मालदीव की पहली बड़ी यात्रा थी। और दूसरा मैं बता दूं आपको, जो ये मोहम्मद मुइज्जू है ये भारत के विरोध में ही राष्ट्रपति पद पर आए थे और चाइना का जो है इनको पूरा समर्थन था। ठीक है, तो यह वांग के साथ अपनी बैठक में मुइज्जू ने दोनों देशों के बीच समझौते और समझौता ज्ञापनों में उल्लिखित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के महत्व पर इन्होंने बल दिया है। तो ये न्यूज जो है आपकी चाइना और मालदीव का जो बढ़ता संबंध है, बढ़ती नजदीकियां हैं, उससे रिलेटेड है। तो इससे हो क्या सकता है कि इंडिया में कहीं, इंडिया की एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा टेंशन वाला
सब्जेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो है आपकी जो आपका IMF है, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो प्रबंध निदेशक है जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने कहा है कि स्थिर वैश्विक वृद्धि के बावजूद 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के थोड़ी कमजोर रहने की उम्मीद है। यानी ये IMF की जो आपके प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका ये मानना है कि जो है 2025 की जो अर्थव्यवस्था रहेगी उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था वो थोड़ी कमजोर रहेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो सकती है 2025 के वर्ष में, वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। वहीं इन्होंने कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ा जो है मूव करेगी। तो ये इन्होंने सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी अपेक्षा से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, यूरोपीय संघ कुछ हद तक रुका हुआ है और भारत थोड़ा कमजोर है। ठीक है, सुश्री जॉर्जीवा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी जो है कमजोर होगी। तो ये इनका अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे ये जो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, जो माइनॉरिटीज अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनसे रिलेटेड ये न्यूज है। हाल ही में जो है ये जो है हज यात्रा के लिए जो है दौरे पर जाने वाले हैं। सॉरी, हज यात्रा नहीं करने वाले हैं, ये जो है सऊदी अरब जाने वाले हैं हज यात्रा से संबंधित बातें करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है हज यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो वहां पे जो है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो किरण रिजिजू हैं वो अभी सऊदी अरब जाएंगे। ठीक है, वहां पे इन्होंने कहा है कि यहाँ भारत के 10,000 तीर्थ यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोटा की मांग कर रहे हैं। रिजिजू को सऊदी अरब के मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया से मिलने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 5 दिवसीय इनकी यात्रा रहेगी। वहां पे जो है ये हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त 10,000 लोगों की व्यवस्था कराने के लिए, साथ ही जो है तीर्थ यात्रा का जो संचालन है उसके ऊपर बात करने के लिए, यानी जो हवाई संचालन की यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी हज उड़ान संचालन तथा तीर्थ यात्री से संबंधित बस एवं रेल सेवाओं पर भी चर्चा करेंगे। वह जेद्दाह हज टर्मिनल का दौरा करेंगे जिसका उपयोग भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है, जहां सरकार ने एक कार्यालय स्थान सुविधा समर्पित की है। ठीक है, तो ये न्यूज जो है वो आपकी हज यात्रा से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका ये जो है आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि जो आपकी जेड मोड़ टनल है, जेड मोड़ जो सुरंग है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं, तो उनसे पहले ही इन्होंने उसका जो है उसका निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री जो है वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो रविवार को जड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले शनिवार को कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन समारोह के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका जो है जायजा लिया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि ये जो जड़ मोड़ सुरंग है, ठीक है, जड़ मोड़ सुरंग से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा, क्योंकि ये जड़ मोड़ जो सुरंग है इससे क्या होगा कि जो सोनमर्ग है वो पर्यटकों के लिए पूरे वर्ष खुला रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि पहले ये जो जड़ मोड़ सुरंग नहीं थी, इससे पहले क्या होता था कि जब बर्फबारी होती थी तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं सोनमर्ग जाने के लिए वो अवरुद्ध हो जाते थे, जिससे जो है काफी दिक्कत होती थी पर्यटकों को सोनमर्ग जाने में। तो इसलिए क्या होगा कि जड़ मोड़ सुरंग होगी या टनल होगी या सुरंग होगी, उसमें क्या होगा कि यात्री जो है पूरे के पूरे 12 के 12 महीने जो है वो सोनमर्ग जा सकते हैं, और जो है सोनमर्ग जाके वो जो है पर्यटन को कहीं ना कहीं से जो है बढ़ावा मिलेगा। सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिसोर्ट के रूप में विकसित होगा। स्थानीय लोगों को सर्दियों में यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और श्रीनगर से कारगिल और लेह की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। तो ऐसा जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है। तो ये आपकी सोनमर्ग जो टनल है जिसका इनॉग्रेशन करेंगे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ये जो है एक्चुअली एक प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। ठीक है, विधानसभा में जो है पिछले दिनों देखा जाए तो वहां के जो राज्यपाल थे RN रवि, उन्होंने क्या किया था कि वॉकआउट कर दिया था। ठीक है, उनको रिकॉल करने के लिए जो है एक प्ली फाइल की गई है। किया क्यों था? किया इसलिए था कि काफी समय पहले से ही जो है
आपका देखा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या होता था, तमिलनाडु में तमिलनाडु का जो गान है, ठीक है, वो जो हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है उससे पहले गाया जाता था विधानसभा के अंदर, जिसका नाम है आपका तमिल थाई वस्तु गान, ठीक है। तो इसको लेकर ये मामला हुआ। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सदन से वॉकआउट कर दिया था इन्होंने 6 जनवरी को विधानसभा में। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के वकील और याचिकाकर्ता CR जया जो सुकिन ने एक जो है प्ली फाइल की थी यहाँ पे, कि वो कहते थे कि राज्यपाल का जो आचरण है वो शर्मनाक है, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो है 1967 से जो है समारोह हो रहा है। समारोह में सबसे पहले जो हमारा तमिल थाई वास्तु जो गान है वो पहले गाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। ये परंपरा लगातार चली आ रही है। याचिका में कहा गया कि 1991 में राज्य सरकार ने एक नियम बनाया था कि समारोह की शुरुआत में तमिल थाई वस्तु गाया जाएगा और अंत में राष्ट्रगान गाया जाएगा। 1991 के बाद इन्होंने कहा कि लगभग 10 राज्यपाल यहाँ पे रह के चले गए हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ये पहला मामला है जब कहीं ना कहीं जो है टकराव देखने को मिला है। तो ये भी एक न्यूज है आपकी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो असम में कोयला खादान है, यहाँ पे जो है बाढ़ के कारण जो है कोयला खादान में जो श्रमिक हैं जो कोयले की खुदाई करते हैं उनमें जो है मृत्यु हो गई है। 300 वहां से जो है NDRF की टीम ने बरामद, सेना और NDRF की टीम ने बरामद कर लिए हैं। कई एजेंसियां फंसे 5 अन्य खनिकों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। इनमें नेपाल के एक श्रमिक का शव बुधवार को बरामद किया गया। अधिकारी के पास खादानों से पानी निकालने का काम जारी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम बात करें, असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ग्रस्त कोयला खादान से बचाव कर्मियों ने शनिवार दोपहर 3 श्रमिकों के शव बरामद किए, जिससे 6 जनवरी को ही दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 4 हो गई। 5 श्रमिक जो हैं वो अभी भी लापता हैं। ये मामला जो है औद्योगिक शहर उमरंगशो से लगभग 28 किलोमीटर दूर कालामाटी क्षेत्र में जो है हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सेना और NDRF की टीम ने सुबह 7:28 पर जो है और 12:40 के बीच शव को बरामद किया था। तो 300 जो है लगभग जो है कोल माइन से आपके बरामद कर लिए गए हैं। ये आपकी न्यूज है। सो गाइज, ये आज की जो न्यूज है आज के लिए इतना ही, और ज्यादा अतिरिक्त जानकारी के लिए जो है आप हमारे जो चैनल हैं गुरुकुल माइंड, इसको आप जो है सभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथियों आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो है इंस्टाग्राम चैनल @गुरुकुल माइंड पर। आप हमें हमारे कंटेंट जो है से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8882608880। और साथ ही हमारे कंटेंट रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को जो है जरूर विजिट करें www.gurukulmind.com। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।